हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। आज की क्लास है आपके लिए 100 प्रश्नों वाली क्लास, एक लंबी क्लास, मैराथन क्लास, जिसमें हम हिंदी व्याकरण के यानी कि हिंदी ग्रामर के सभी टॉपिक जो है प्रश्नों के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। क्या मकसद है इस क्लास का? आपके अपकमिंग एग्जाम किसी भी बोर्ड के हों, चाहे वो केवीएस के हों, चाहे वो डीएसएसबी के हों, चाहे वो ईएमआरएस हो, एनवीएस हो, सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आपको कि आपको बोर्ड नहीं देखना होता, आपको क्या देखने होते हैं? अपने कॉन्सेप्ट्स देखने होते हैं कि मैं अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ। उसके बाद आप पीवाईक्यूज जो हैं अलग-अलग तरीके के पैटर्न के लिए जो है देख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आप जनरल हिंदी एग्जाम, आपके एग्जाम में जनरल हिंदी पूछी जाने वाली है, आप टीजीटी पीजीटी हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं किसी भी बोर्ड का, तो आप सभी के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इजी वे में हिंदी व्याकरण को समझते हुए पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए जो है 100 बार महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जिस वर्ग में सभी दीर्घ स्वर दीर्घ है उस विकल्प को चुनिए। देखो, जब हम वर्ण की बात करें, ठीक है, हिंदी किसी भी भाषा की बात करें तो सबसे पहले हम उसके वर्ण सीखते हैं। ठीक है, अब हिंदी भाषा में भी जब हम वर्ण सीखें तो हमारे दो तरीके के वर्ण होते हैं, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, व्यंजनों का अपना रूप हलंत वाला है, इन्हें हम बिना स्वरों के उच्चारित नहीं कर सकते। ठीक है, ये याद रखना है। अब स्वर जो है कई आधारों पर बांटे गए हैं। ठीक है, जो मुख्य सबसे बेसिक आधार है वो है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, यानी कि उच्चारण के आधार पर, उसमें से निकलने उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कह सकते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर हमारे 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 हैं? अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर है। ठीक है, और इसके बाद जो बचे हुए हमारे स्वर हैं कुल 11 स्वरों में से, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे दीर्घ स्वर। अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, क्यों बांटा है हमने? अगर ह्रस्व स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है तो दीर्घ स्वरों को बोलने में इनसे 2 गुना समय लगता है। ठीक है, यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर हमारे 7 हैं। इसके अलावा एक प्लुत स्वर भी होते हैं जिनको हम उच्चारण के आधार पर बांटते हैं, यानी कि अगर किसी स्वर को बोलने में 3 गुना समय लग जाए तो वो प्लुत स्वर होगा, लेकिन अलग से डिफाइन नहीं है प्लुत स्वर। अब हमसे पूछा है किस वर्ग में सभी दीर्घ है। ये 4 तो हमारे कौन से हैं? ह्रस्व हैं। तो दीर्घ है हमारे अ, ई, उ, ये हमारे दीर्घ है। इनमें ये ह्रस्व हो गया, यहाँ पर ये भी ह्रस्व हो गया, ये भी हो गया, ये ह्रस्व हो गया, ये हो गया। तो पहला विकल्प हमारा यहाँ ठीक बन जाता है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन वाला वर्ग हमसे पूछा है। अंतस्थ व्यंजन, अब व्यंजन पर आ जाए तो व्यंजनों का अपना रूप क्या है? हलंत वाला। किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता, एक बार में उसमें कोई ना कोई स्वर अवश्य जुड़ा होगा। यदि नहीं जुड़ा होगा, अगर मैंने लिखा है क्या, का में स्वर नहीं जुड़ा हुआ, तो ये या में लगे आ की सहायता लेगा उच्चारण में। ठीक है, अब अंतस्थ व्यंजन क्या है? देखो, क से लेकर मा तक जो है हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके बाद य, र, ल, व हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद श, श, स, ह हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श, त्र, ज्ञ और श्र ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर मा तक, क्योंकि इनके उच्चारण में जीवा जो है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है। अंतस्थ व्यंजन में जीवा जो है उस स्थान को छूती है जो गले और मूर्धा के बीच में होता है। ऊष्म व्यंजन में गर्म हवा बाहर आती है, ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है, तो इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन जुड़कर जो है एक नया व्यंजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन से? य, र, ल, व। तो र यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन जो है
तीनों जो है हमारे अंतस्थ व्यंजन है ये, ठीक है। प ध न ये कौन से, ये अलग अलग तरीके से है। वा इसमें केवल अंतस्थ है, ये ऊष्म हो गया, ठीक है। ये हमारा जो है ट ठ ड ढ ण में आ गया हमारा तालव्य हो गया, ठीक है। श ऊष्म हो गया। इस तरीके से अलग अलग मेल से दिए हैं। अनुस्वार के स्थान पर ण का प्रयोग कौन से शब्द में हो सकता है? अब अण अनुस्वार क्या है हमारा, ये बिंदी है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, अनुनासिक है, ठीक है। ये क्या है हमारा, अनुनासिक है। अनुनासिक स्वर का गुण है और अनुस्वार व्यंजन का। ये व्यंजनों के स्थान पर लगता है। और कौन से, प्रत्येक वर्ग के क से लेकर मा तक जो 5 वर्ग हैं हमारे, उनके प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर लगता है। जैसे पहला का की लाइन है तो अंगा, चा वाली जो है, ठीक है। तालव्य व्यंजन जो है उनमें कौन सा हो गया, च छ ज झ इया, ठीक है। ट ठ ड ढ न में क्या हो गया, मूर्धा। सॉरी मैंने पीछे जो है ण को तालव्य बोल दिया था, मूर्धा, ठीक है। इसके बाद त थ द ध न हमारा दंत्य व्यंजन हो गए, ठीक है। प फ भ भ म हमारे जो है पंचम वर्ग में क्या हो गया, इसका मा हो गया, ठीक है, मा। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के पंचम वर्ण है ये सारे, ठीक है। ये सारे ही कौन से व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। अब हमें क्या देखना होता है, मान लीजिए यहाँ क्या लिखा है, कंथा लिखा है। कंथा का कोई अर्थ नहीं होता वैसे, कंथा अगर लिखा है तो भी हमें क्या देखना है, अनुस्वार के बाद का व्यंजन देखना है जो क्या है, थ है। अब थ किस वर्ग में आता है, त थ द ध न। तो ये बिंदी जो है किसकी है, न की है, ठीक है। ऐसे ही कंधा में बिंदी के बाद वाला वर्ण ध है, जो त थ द ध इस वर्ग में इसका पंचम वर्ण न है तो बिंदी न की होगी। कुंठा में बिंदी के बाद वाला वर्ण ठ है और ठ किस वर्ग में आता है हमारा, ट ठ ड ढ ण, ठीक है। इस वर्ग में आता है तो बिंदी किसकी होगी, आधे ण की होगी, ठीक है। ऐसे कंचा में बिंदी के बाद वाला वर्ण च है, च छ ज झ इया, तो बिंदी इया की होगी। ये हमें ध्यान रखना है। तो कैसे होगा इनका रूप, अर्ध व्यंजन के रूप में होगा कंचा, कंधा। मानक रूप वही है अनुस्वार वाला, याद रखिएगा। सिर्फ आपको बताने के लिए कि बिंदी किस वर्ण के लिए लगी है, यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ पर जो है ण का प्रयोग हमसे आधे ना का पूछा तो किस में है, कुंठा में हो रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद का सही विकल्प हो। अब संधि जब कहें तो संधि के लिए क्या बात याद रखनी है कि संधि वर्णों का मेल है। दो सार्थक शब्दों के वर्णों के बीच में क्या होती है, संधि होती है, ठीक है। या दो सार्थक शब्दों के वर्णों के बीच मिलने से जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि 3 तरीके की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वर का स्वर से मेल हो तो स्वर संधि कहलाती है। जब स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का जो है स्वर से मेल हो तो व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन दोनों से हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, जैसे मैंने बोला एक में क का अपना रूप क्या है, ये है। तो अंतिम वर्ण क्या है, एक में क का अ है, ठीक है। और ए क्या है, स्वर है, दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों स्वर आपस में मिल रहे हैं तो स्वर संधि है, पहली बात तो। अब नियम आपको याद रखने पड़ेंगे। जब आ जो है ए से मिलता है तो बड़े ए का निर्माण करता है जो क्या कहलाती है, हमारी वृद्धि संधि कहलाती है। कैसे देखें, अगर इन दोनों को जोड़े तो ए बनेगा बड़ा, और यहाँ पर ए इसको इनके स्थान पर हम लिख सकते हैं जो क में जुड़ जाएगा, एक ऐक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक ऐक बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा विकल्प ठीक हो जाएगा, ये सारे गलत हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो, ठीक है। अंतः जमा ध्यान, यहाँ पर जो है जब भी दो शब्द सार्थक शब्द हो, ठीक है, अंतः ध्यान दो शब्द दिख रहे हैं और तीसरा कोई जो है हमारा व्यंजन ऊपर दिखाई दे रहा हो या अर्ध हमें दिखाई दे रहा हो तो समझ जाना चाहिए यह विसर्ग संधि है। विसर्ग ही जो है इस व्यंजन के रूप में र के रूप में बदल रहा है। अंतः जमा ध्यान, अंतर ध्यान। संधि हमेशा सार्थक शब्दों के वर्णों के बीच होगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। निम्नलिखित में से जो दिए गए
सही संधि विच्छेद का सही विकल्प शब्द में, ठीक है। हो जमा अन, हो में अंतिम वर्ण देखें तो हा जमा ओ है, अन्न क्या है हमारा, इस तरीके से ओ और आ मिलने पर अयाधि संधि हमारी अव बनाती है। क्या बनाती है? अव। तो ह में जो है स्वर संधि का एक रूप है, अव का आ जुड़ेगा, व और ना, तो बनेगी हवन। और हमेशा क्या होगा, संधि निर्माण भी किसी का करेगी, सार्थक शब्द का ही करेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प हो। नर जमा इंद्र हमसे पूछा है, ठीक है। नर जमा इंद्र में देखें तो नर में न, रा का रूप ये है, बार बार बता रही हूँ, जो दिखाई दे रहा है वो ना होकर हर एक स्वर में एक स्वर जुड़ा होता है, यदि मात्रा नहीं है तो आ जुड़ा होगा। और इंद्र का ई, इंद्र तो जो मेल किस में होगा, आ और ई में होगा, ठीक है। तो आ और ई में जब मेल हो तो आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, ए। और किस रूप में दिखाई देता है, इस रूप में दिखाई देता है। रा में जो है इन दोनों के स्थान पर ए आ जाएगा तो नरेंद्र हो जाएगा, बिंदी यहीं की यहीं, क्या बन जाएगा, नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र। अगला शब्द है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद के सही संधि का विकल्प हो, ठीक है। सु जमा अस्थि, यहाँ पर स का अंतिम वर्ण क्या है, ऊ है। अस्थि में क्या है, आ है। सबसे पहला स्वर संधि हो रही है, ऊ और आ मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा यहाँ पर यर्ण संधि है। ऊ और आ मिलकर वह बनाते हैं, आधा सा यहाँ बच जाता है, यहाँ बच जाता है, तो क्या बन जाएगा, स्वस्ति। सती नहीं हो सकता, ठीक है, बाकी सारा क्या कहेगा, सुस्ती भी नहीं, सूती भी नहीं, ठीक है, स्वस्ति, ठीक है। जब भी आपको किसी या से पहले आधा व्यंजन दिखाई दे, व से पहले आधा व्यंजन दिखाई दे, तो यर्ण संधि होती है, ये याद रखिएगा। या फिर त्र दिखाई दे शब्द के मध्य, तो कौन सी संधि होगी, यर्ण। मात्रोपदेश शब्द के शुद्ध संधि विच्छेद का चयन कीजिए, ठीक है। ये भी हमारी कौन सी है, जो यर्ण संधि का उदाहरण है, ठीक है। जब री जो है किसी अन्य व्यंजन से, अन्य स्वर से मिलता है तो अर का निर्माण किया जा, सॉरी, र का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे मातृ में अंतिम वर्ण क्या है, री है, ठीक है, री है। किससे मिल रहा है, उपदेश के ऊ से मिल रहा है, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, र बनाएंगे, ठीक है। और रा पर इसकी मात्रा लगेगी, लेकिन त है यहाँ पर आधा, त और रा संयुक्त व्यंजन बनाते हैं हमारा, ठीक है, कौन सा, त्र। तो ये दोनों मिलकर त्रु में परिवर्तित होकर मातृ उपदेश बन जाता है। क्या बन जाता है, मातृ उपदेश। तो क्या होगा, मातृ जमा उपदेश। मात्र जमा उपदेश नहीं हो सकता, ये इसमें जुड़ ही नहीं सकता क्योंकि ये पहले से पूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये ऊ इसमें जुड़ेगा तो बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों में री और ओ की संधि नहीं होती है। अगर हो भी तो क्या होगा, रो हो जाएगा, ठीक है, मात्रोपदेश हो जाएगा, जो वर्तनी की दृष्टि से गलत होगा। भास्कर शब्द के शुद्ध संधि विच्छेद का चयन कीजिए। आपको कहीं सा दिखाई दे, रा दिखाई दे, समझ जाना मध्य में कि कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। विसर्ग ही आधे सा या रा का रूप लेता है, तो भा जमा कर क्या बन जाएगा, भास्कर। इसको सोच सकते थे कि आधा सा है कर, लेकिन सा जो है जो संस्कृत के शब्दों में होती है संधि, तो भा ही जो है शुद्ध रूप जो है एक शब्द का माना जाता है। अभिभावक में उपसर्ग है। अब उपसर्ग क्या है, उपसर्ग हमारे शब्दांश है जो पहले से अर्थपूर्ण मूल शब्द यानी कि किसी सार्थक शब्द के आरंभ में जोड़ते हैं, ठीक है। ठीक, तो क्या है यहाँ पर लिखा है, हमें जो है क्या करना है, मूल शब्द जैसे भावक निकाल लिया मैंने। भावक का मतलब क्या होता है, जो आशा करता हो, भाव रखने वाला हो। तो अभी में जुड़ा, अभी में भावक जुड़ा, अभी उपसर्ग माना जाता है, ठीक है। क्या नया शब्द बनता है, नए शब्द का निर्माण कर सकता है, अभी भावक मतलब पेरेंट्स है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो, ठीक है। यहाँ पर क्या देखना है, उपसर्ग हटाकर मूल शब्द हमें मिलना चाहिए। जैसे स्व हटाया तो यहाँ पर पीछे मिलेगा मूल शब्द जन। यहाँ पर क्या है, भिखारी,
भी नहीं हट सकता, खारी काटती है तो भिखारी, भीख, सॉरी, भीख जमा आरी, ठीक है, प्रत्यय लगा है। लुहारिन, लुहार जमा इन, प्रत्यय लगा है, ठीक है। होनहार, होन या होना जमा हार, ठीक है, होनहार बना है। तो ये सब जब पीछे वाले शब्द जो हैं बिना अर्थ के हैं, यानी कि शब्दांश है, तो ये प्रत्यय हैं। लेकिन आरंभ में यदि शब्दांश लगा है और पीछे वाला शब्द अर्थपूर्ण है, तो यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प हो। यहाँ पर फिर से वही देखना है कि हमारे पास जो है पीछे का हिस्सा अर्थपूर्ण हो, जैसे स जमा हर्ष, हर्ष अर्थपूर्ण शब्द है, खुशी, हर्ष के साथ, ठीक है। दयावंत, दया मूल शब्द, वंत क्या है, प्रत्यय लगा है। तैराक में तैर मूल शब्द, आख प्रत्यय लगा है, यानी कि शब्दांश है। भारी में भार जमा ई प्रत्यय लगा है, तो उत्तर क्या बन जाएगा, सहर्ष। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फिर से वही बात है कि हमें अब क्या देखना है, मूल शब्द आरंभ में होगा, ठीक है, यानी कि अर्थपूर्ण शब्द आरंभ में होगा और शब्दांश यानी कि प्रत्यय पीछे होगा, ठीक है। और क्या बनाएंगे, नया शब्द। अब डी हटाया तो बिया, ये तो आरंभ में है, ये तो हो ही नहीं सकता, प्रत्यय पूछा। बी मध्य में है, प्रत्यय नहीं हो सकता। अया और इया में से देखते हैं, अया कैसे हो सकता है, अगर यहाँ पर डिब्बिया लिखा होता तो भी मानते, लेकिन क्या लिखा, डिब्बिया, तो डिब्ब जमा इया, छोटी डिब्बी के लिए किसका इस्तेमाल होता है, डिब्बिया का, ठीक है। डिब्ब जमा इया, तो क्या होगा हमारा प्रत्यय डी। जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो उस शब्द का चुनाव करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, संस्थान, सम जमा स्थान, संस्थान। सत्कार, सत्य जमा कार, आधा सहता, कार मतलब करना, ठीक है। विजय, वी जमा जय, यहाँ पर भी क्या है, उपसर्ग लगा है, जय मूल शब्द है। किराएदार, किराएदार, किराया जमा दार, किराएदार बनता है, तो यहाँ पर हमारा क्या लगा है, प्रत्यय लगा है, जैसे दुकानदार, ठीक है, देनदार, लेनदार इत्यादि शब्द। अग्रिम में प्रत्यय, कुछ शब्द ऐसे होते हैं अगर हमें मूल शब्द पता है अग्र जमा इम, तो आवाज से ही हम प्रत्यय का प्रयोग लगा सकते हैं, अग्र जमा इम, ठीक है, अग्रिम। अगला है, ससुराल में प्रत्यय पूछा, ससुर जमा क्या बचा, आल, ससुर जमा आल, क्या बचा, ससुराल। अगला आ गया हमारे पास संज्ञा का प्रश्न, जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है पूछा है। संज्ञा बता दे, संज्ञा क्या कहते हैं, सभी तरह के नाम क्या है, संज्ञा है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सब का नाम है, तो वो सभी संज्ञा है। इनको हम 3 तरीके से या 5 तरीके से आजकल अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार बांटते हैं। व्यक्तिवाचक, जब विशेष नाम दिए जाएं जाति के ऊपर, भगवान ने जैसे बनाया वैसे बनाया, लेकिन मनुष्य ने अपना एक नाम रख दिया, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने बोला यहाँ पर प्राणी, मैंने बोला कुत्ता, जातिवाचक, लेकिन कुत्ते को आप विशेष नाम दे दें अपनी सहूलियत के लिए, टॉमी, तो वो व्यक्तिवाचक बन जाता है। जैसे लड़का, ठीक है, जाति संपूर्ण जाति, कोई भी लड़का, लेकिन लड़के का नाम रोहन, राहुल है ना, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा व्यक्तिवाचक बन जाएगा। इसके बाद जो है भाववाचक, भाववाचक की बात करें तो भाववाचक में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं, यानी कि जो जिन चीजों को हम महसूस करते हैं, भावों के नाम है। जैसे मान लीजिए शायद ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया है संज्ञा पढ़ाते हुए, जब आप जो है किसी जो है शेर को देख ले, तो आप सामने खड़े हैं, शेर आ जाए तो आपकी स्थिति क्या होगी, आप जो है पसीना आने लग जाएगा, धड़कन तेज हो जाएगी, है ना, रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो इन सब को हमने क्या नाम दे दिया, एक नाम दे दिया, डर। क्या नाम दे दिया, इन सब भावों को डर का नाम दे दिया, तो डर क्या है, एक भाववाचक संज्ञा बन गई। कुछ उपलब्धि हासिल हुई, है ना, तो क्या क्या होता है, हंसते हैं, आंखें जो है खुल जाती हैं, तो हमने उसको क्या भाव दे दिया, खुशी का भाव दे दिया, खुशी नाम दे दिया, सभी भावों को मिलाकर। तो क्या है यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा में हमारे जो है महसूस करने वाले भाव होते हैं, अवस्था दशाएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा में समूह का बोध होता है, जैसे गुच्छा, झुंड, है ना, चीजें तो बहुत सारी है लेकिन हम समूह का बोध कराते हैं। इसके बाद है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में हम जिन चीजों को माप तोल कर खरीदते हैं वो सब क्या है, गिन नहीं सकते हैं, है ना, तो किस में आती है, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है, मेटीरियलिस्टिक नाउन। तो हमसे पूछा भाववाचक संज्ञा, अब देखो बुद्धि भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछा है। भिड़ंत हो गई, भिड़ंत हो जाना मतलब आपस में टकराव हो गया, टकराव भी भाववाचक है। बूढ़ा व्यक्ति है कोई,
ठीक है। बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति यानी कि विशेषण से बनी संज्ञा बुढ़ापा, बूढ़े व्यक्ति में कौन सा भाव होगा, बुढ़ापा, उसकी अवस्था है। बुद्धिमान बालक, बुद्धिमान विशेषण है, तो उसमें कौन सा भाव होगा, क्या दिखाएगा, वो अपनी बुद्धिमानी दिखाएगा। तो ये तीनों तो भाव, लेकिन देव, देव मतलब क्या, कोई भी देव, जैसे रामदेव, रामदेव मतलब वो वाले रामदेव नहीं, मतलब ईश्वर जो है हमारे, है ना, तो वो क्या होंगे हमारे, किस में आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है देव जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बाकी तीनों भाववाचक संज्ञा के। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फिर से भाववाचक, भाववाचक संज्ञा फेवरेट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या पूछा, मनाही, मना करने में कौन सा भाव, मनाही का। समीप में कौन सा भाव, सामीप्य का। शांत जो है विशेषण शब्द में कौन सा भाव, शांति का। लेकिन गंभीर व्यक्ति, गंभीर बालक में कौन सा भाव होगा, गंभीरता का। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है ये, भाववाचक संज्ञा कब बनेगी, जब गंभीरता ता प्रत्यय लगेगा। अभी क्या है, ये विशेषण है। कर शब्द का भाववाचक रूप बताइए। करिए, करी, करानी, ये सब तो तीनों क्या है, क्रियाएं। लेकिन करनी, जैसे अपनी करनी पार उतरनी, ठीक है, तो क्या होगा, करनी, यानी कि करने का भाव, जो हम कर चुके हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, हमें बताना है। जातिवाचक जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, जिसमें हम विशेष नाम ना दें। ठीक है, जैसे दिनों को हमने नाम दिया सोमवार, मंगलवार, तो क्या बन गए, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। ठीक है, हमने जो है दिवाली त्योहार है, त्योहार को विशेष नाम दिया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। चतुराई, चतुर में कौन सा भाव, चतुराई का। जैसे अभी बुद्धिमान क्या था, बुद्धिमान में कौन सा भाव है, बुद्धिमानी का। ऐसे ही मकान की जब का बात करें, तो मकान का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक, कोई भी मकान। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, विशेष नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे मित्र, कोई भी मित्र। दूध द्रव्यवाचक में आ गया। सर्दी जो है हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा में आ गया, है ना। तो गंगा नदी का विशेष नाम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम, यानी कि सभी नामों के स्थान पर आने वाले। संज्ञा अनगिनत है दुनिया में, लेकिन सर्वनाम हमारे गिने चुने हैं। अगर व्याकरण में पूछा जाए तो सर्वनाम के गिने चुने नाम ही हम बताते हैं। ठीक है, अच्छा, रीना आज तुमसे मिलने कोई आया था, हमसे सर्वनाम पूछा। सर्वनाम के जो है 6 भेद माने गए हैं। जैसे सबसे पहले पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक, ठीक है, और संबंधवाचक हो गया, निजवाचक हो गया। ये हमारे 6 सर्वनाम है। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि इस शब्द में सर्वनाम बताएं। अब यहाँ पर रीना तो नाम है, संज्ञा है। आज क्या है, एक क्रिया विशेषण, एडवर्ब जिसे कहते हैं। तुमसे, तुम क्या है, हमारा सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर कारक चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर मुख्य सर्वनाम जो है वो क्या है, कोई, क्या है, कोई। कोई हमें क्या बताता है कि कोई व्यक्ति विशेष आया जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो ऐसे सर्वनाम कोई, कुछ, किसी, कोई, कुछ, किसी, ये 3 शब्द, ठीक है, ये 3 शब्द हमेशा किस में आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं, भेद नहीं पूछने हैं, क्या पूछ रहे हैं, मूल सर्वनाम, तो आपको 11 उत्तर याद रखना है। कई बार पूछा जा चुका है हिंदी में मूल सर्वनाम कौन से हैं, तो होते हैं मैं, तू, ठीक है, आप, यह, वह, ठीक है, जो, सो, कुछ, कुछ, कोई, कुछ, कोई, कौन और क्या। ये मूल सर्वनाम है 11। ठीक है, अगर ये प्रश्न आए कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, मूल सर्वनाम है तो 11, लेकिन भेद कितने हैं तो 6। क्या आएगा, भेद कितने हैं तो 6 याद रखना है। अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पुरुष ज्ञात कीजिए। पुरुष क्या है, पहला सर्वनाम जो है वो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद हैं, कौन कौन से, हमारा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुष जो बात करना शुरू करता है, मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है।
या आपसे हमारी पूछा है तो हमारी अपने बारे में बताया जा रहा है तो ये उत्तम पुरुष आ जाएगा। इसको कई बार लोग प्रथम पुरुष मानते हैं, लेकिन ये संस्कृत में माना जाता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में हम उत्तम पुरुष ही कहते हैं। इस वाक्य में सर्वनाम पूछा है। हेमा मालिनी तो नाम हो गया, संज्ञा हो गई। एक सफल अभिनेत्री, सफल जो है क्या हो गया हमारा, विशेषण हो गया। अभिनेत्री है जो है संज्ञा हो गई, ठीक है। वह नृत्य भी करती है। अब यहाँ पर जो है क्या पूछा है, सर्वनाम शब्द पूछा है, तो वह, ठीक है, किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही है तो वह क्या है, सर्वनाम। हेमा मालिनी संज्ञा हो गया, सफल जो है हमारा विशेषण हो गया, एक भी क्या है हमारा विशेषण ही है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। संबंधवाचक सर्वनाम में एक ही संज्ञा के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो काम करेगा वो फल पाएगा, ठीक है। जो कर रहा है उसे बुला लाओ, जो काम कर रहा है उसे बुला लाओ, ठीक है। वह कुछ लाया, अन्य पुरुषवाचक। कौन शोर कर रहा है, प्रश्नवाचक। मैं उत्तम पुरुषवाचक। अपने आप निजवाचक। एक वाक्य में कई सर्वनाम शब्द भी हो सकते हैं। लेकिन जो देता है सो लेता है, तो एक ही व्यक्ति के बारे में दो सर्वनाम जब हो तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जो पास और दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। यह और वह, जैसे यह मेरी कार है, ठीक है, वह मेरा भाई है। तुम्हारा क्या है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, जो करेगा सो भरेगा, अभी बात की, संबंधवाचक हो गया। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, निजवाचक, स्वयं, खुद, अपने आप निजवाचक में आएगा। शर्मा जी का घर यह नहीं, पास और दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करना, दिस और डैट अगर इंग्लिश में बोले तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। थाली में बहुत खाना बचा है, विशेषण। अब क्या हो गया, संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिए। संज्ञा और सर्वनाम की जब विशेषता बताई जाए, इनके गुण दोष इत्यादि बताई जाए, गुण दोष अवस्थाएं बताई जाए, रंग बताया जाए, आकार बताया जाए, संख्या बताई जाए, परिमाण बताया जाए, तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। इन शब्दों को जो संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष अवस्था, आकार, रंग, संख्या, परिमाण आदि के बारे में बताएं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर खाना जो है, खाना क्या है, एक परिमाण के रूप में, खाने को हम गिनते नहीं है, ठीक है। ना तो यहाँ गुण दोष बताया जा रहा है कि खाना गंदा है, अच्छा है ना, ना जो है कुछ और बताया जा रहा है, अवस्था बताई जाती है, पुराना है, ताजा है ना, बासा है, ताजा है। यहाँ पर क्वांटिटी बताई जा रही है, और क्वांटिटी को क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं, ठीक है। और परिमाण कैसा है, यहाँ पे निश्चित नहीं दिया, तो कैसा है, अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। हम चार विशेषणों की बात करते हैं। जब गुण दोष रंग आकार अवस्था दशा बताई जाए तो गुणवाचक, जब संख्या बताई जाए, निश्चित अनिश्चित, क्रम हो गया, आवृत्ति हो गया, तो संख्यावाचक, जब परिमाण बताया जाए, निश्चित अनिश्चित, मापतोल, तो परिमाणवाचक हो गया। लेकिन जब सर्वनाम शब्द अपना काम छोड़कर आ जाए कि नहीं मैं तो विशेषण बनूंगा आज तो वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कैसे, उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर बच्चा जाता है, बच्चा जाता है, तो यहाँ पर क्या है, विशेष संज्ञा है, बच्चा, जातिवाचक। मैंने बोला कि भाई सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करो, तो आप क्या लिखोगे, वह जाता है, आपने सर्वनाम का इस्तेमाल कर दिया। अब अगर दोनों चीजें एक साथ लिख दे, वह बच्चा जाता है। अब बच्चा आइडियली तो क्या होना चाहिए, सर्वनाम शब्द को, संज्ञा शब्द को हटाकर आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर संज्ञा शब्द भी बरकरार है और उसके आगे सर्वनाम भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अब सर्वनाम जो है संज्ञा से तुरंत पहले लगकर किसका काम कर रहा है, विशेषण का, तो उसे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे इस इमारत की बनावट अच्छी है ना, उस कुर्सी को यहाँ रख दो, तो संज्ञा से तुरंत पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संख्यावाचक विशेषण का सही विकल्प हो। मुझे हल्का पीला रंग पसंद है,
पीला रंग की बात हो रही है, रंग के आधार पर क्या होता है, हमारे गुणवाचक विशेषण, रंग हो गया, आकार हो गया, है ना, तो गुणवाचक होगा। खीर में कम चीनी, चीनी को हम कैसे खरीदते हैं, माप तोल कर, तो परिमाणवाचक हो गया, क्या होगा, परिमाणवाचक हो गया। ठीक है। अगर बगीचे में बहुत से फूल थे, फूल किस लायक है, संख्या के लायक है, लेकिन निश्चित संख्या नहीं दी है, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। गला बहुत सुरीला है, गुण की बात बताई जा रही है ना, तो ये गुणवाचक हो गया। तो यहाँ पर संख्यावाचक पूछा है, कौन सा होगा, तीसरा। देखो संख्या और परिमाण के दो दो भेद है, या तो निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या। हम ये देखते हैं, अगर यहाँ पर विशेष्य जो है गिनने लायक है और निश्चित संख्या नहीं दी, तो भी संख्यावाचक होगा। विशेष्य यदि हमारा मापतोल के लायक है, यहाँ जो है परिमाण दिया है या नहीं दिया, तो परिमाणवाचक ही कहलाता है, निश्चित या अनिश्चित में उन्हें बांट देते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सार्वनामिक विशेषण ज्ञात कीजिए। वाह, क्या होगा, सर्वनाम शब्द ही तो बनते हैं सार्वनामिक विशेषण। के तो कारक है, द्वारा क्या है, कारक है, के द्वारा, है ना। प्रसिद्ध क्या है, विशेषण है, यह है, वह है, क्या है, हमारे सर्वनाम शब्द, तो सार्वनामिक विशेषण। तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी, वाक्यों में क्रियाओं का युग्म पूछा है। अब क्रिया क्या है, ये चार चीजें तो हर किसी को आनी चाहिए, चार नहीं पांच। कौन सी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। ये बहुत बेसिक हिंदी व्याकरण है, ठीक है। तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी। क्रिया के भेद हम दो आधारों पर, रचना और अर्थ के आधार पर करते हैं। कर्म के आधार पर देख लेते हैं साथ में। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक कैसे पहचाने, क्रिया में यदि कर्म की अपेक्षा है और कर्म नहीं भी दिया, तो सकर्मक, ठीक है। क्या से क्या और किसे प्रश्न लगाते हैं, उत्तर मिले तो सकर्मक। यही प्रश्न यहाँ लगाएं, किसे पहले क्या लगाते हैं और किसे, उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक, ठीक है। जैसे मैंने पूछा, तुमने क्या दी, उत्तर आया पुस्तक, ठीक है, तो यानी कि सकर्मक तो है। किसे दी, मुझे दी, यानी कि दो कर्म हो गए, यहाँ पर दो कर्म हो गए, तो द्विकर्मक बन गई, ठीक है। तुमने पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक, यहाँ पर किससे दी नहीं पता, सकर्मक, ठीक है। अब यहाँ विकल्पों को देखते हैं। देखो उत्तर तो यही बन रहा है, पहली द्विकर्मक है, दूसरी सकर्मक है। सकर्मक और प्रेरणार्थक, सकर्मक है, प्रेरणार्थक में व्यक्ति खुद काम करके नहीं दूसरों से काम कराता है। जैसे तुमने पुस्तक दिलवाई होता तो हो जाता प्रेरणार्थक, लेकिन यहाँ नहीं है। प्रेरणार्थक में व्यक्ति कैसी क्रियाएं आती है, दिलवाया, मंगवाया, धुलवाया या धुलाया, है ना। प्रेरणार्थक होती तो फिर से वही बात, तुमने मुझे पुस्तक दिलवाई होता। अकर्मक होता तो क्या का उत्तर ना मिलता, तुमने पुस्तक दी। तो अगर तुम यहाँ लिखा होता ना, तुमने पुस्तक दी, तुमने दी, तो भी ये सकर्मक होता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दिया होगा, है ना, ठीक है। अगर ये हम कौन सी क्रियाएं अकर्मक होती हैं, याद रख लो, हंसना, रोना, चलना, दौड़ना, ठीक है, ये सब क्रियाएं हमारी अकर्मक होती है हमेशा, तो याद रखने वाली चीज है, ठीक है। इनमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती, ठीक। अगला है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, खुद नहीं पढ़ रहा, किसी से पाठ पढ़वा रहा है, तो क्रिया क्या होगी, प्रेरणा दे रहा है, क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। दिए गए शब्द युग्म का सही, अच्छा अगला पूर्वकालिक पे एक बार देख लो, कई बार पूछा गया। अगर यहाँ होता वह आकर सो गया, तो सो गया मुख्य क्रिया, सोने से पहले क्या काम किया, वह आया, ठीक है, तो कैसी क्रिया होगी हमारी, पूर्वकालिक क्रिया। वह खाना खाकर सो गया, तो सोने से पहले क्या किया, खाना खाया, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है, यहाँ पर दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात करना है। जैसे यह, उसने अहम किरदार निभाया, एक हम बोलते हैं अहमकार, अहमकार, तो अहम में ये बिंदी माँ की है, ठीक है, अहम कार, सही, ठीक है। अहमकार जैसे खुद के ऊपर जो है प्राउड होता है, तो अहमकार तो हो गया, अहम के अर्थ में लिया जाता है, और अहम मतलब महत्वपूर्ण, अहम भाग निभाया, अहम किरदार निभाया, महत्वपूर्ण किरदार निभाया, ठीक है। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। अव्यय क्या है, हमारे वो शब्द हैं जिनका व्यय नहीं होता, यानी कि लिंग वचन काल के अनुसार जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अव्यय हमारे
कई बार 4, कई बार 5 तरीके के माने जाते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, है ना, विस्मयादि बोधक और निपात। निपात कई बार नहीं भी दिया जाता। ठीक है। अब क्रिया विशेषण एडवर्ब है जो इंग्लिश के क्रिया के होने का तरीका बताते हैं। 4 क्रिया विशेषण होते हैं जो यहाँ नाम दिए गए हैं। रीतिवाचक क्रिया कैसे हो रही है बताते हैं। परिमाणवाचक कितनी हो रही है बताते हैं। कालवाचक कहाँ हो रही है बताते हैं, और सॉरी, कालवाचक कब हो रही है बताते हैं, और स्थानवाचक कहाँ हो रही है। शब्द कैसे आते हैं, कैसे में, जैसे ध्यानपूर्वक बोलना, कैसे बोलना, ध्यानपूर्वक। ठीक है। परिमाणवाचक में कितनी, जैसे बहुत सोया, सोने की मात्रा है, कितनी, बहुत सोया, बहुत खाया। कालवाचक में कब, कब कैसा, आज, परसों, तरसों, नरसों, अभी, क्या, जल्दी जल्दी नहीं, अभी, और या फिर रोज, है ना, मासिक, ये सब किस में आएंगे, कालवाचक। स्थानवाचक में कैसे स्थान आएंगे, यहाँ, वहां, जहां, इधर, उधर, ऊपर, नीचे। तो क्रिया में कैसे प्रश्न लगाया तो कृतिवाचक का उत्तर मिलता है। कितनी लगाया क्रिया के साथ तो परिमाणवाचक। कब लगाया, कालवाचक। कहाँ लगाया तो स्थानवाचक। जैसे धीरे धीरे बोलो कोई जाग जाएगा, कैसे बोलो, धीरे धीरे, तो कैसा होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय है। ठीक है। नीला क्या है, नीला आसमान खो गया, नीला आसमान खो गया, गाना है ना, खो गया ये सो गया। तो नीला क्या है, हमारा विशेषण है। आगामी परीक्षा, विशेषण। ठीक है, विशेषण है। अच्छा, सुडौल शरीर, विशेषण। लेकिन अव्यय है क्या, समुच्चय बोधक अव्यय यहाँ दिया गया है, जो दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो तथा, इसका रूप कभी नहीं बदलता। ये लिंग बदलने पर, काल बदलने पर सब तरीके से एक ही रहने वाला है। जैसे वह रोहन तथा मोहन आ गए, सभी बड़े तथा सभी छोटे आ गए, तो तथा शब्द अपना रूप नहीं बदलता। मैं गया तो था मगर वहां कुछ नहीं मिला। वाक्य में समुच्चय बोधक पद, समुच्चय बोधक होते हैं कंजंक्शंस, जो दो वाक्यों और दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। दो वाक्य, मैं गया तो था, एक वाक्य, वहां कुछ नहीं मिला, दूसरा वाक्य, किससे जोड़ रहे हैं, मगर से। तो मगर क्या है यहाँ पर, समुच्चय बोधक। मैं गया तो था, पूरा वाक्य यहाँ दे दिया, कुछ नहीं मिला, वहां क्या है, क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक। अगले हैं देशज शब्द बताने हैं। शब्द पूछे जाते हैं हमसे, बताओ कि कौन सा शब्द है। विदेशी भाषाओं से लिया गया शब्द विदेशज है। संस्कृत से हिंदी में आया बिना किसी रूप परिवर्तन के तत्सम है। कुछ रूप परिवर्तित के संस्कृत से आ गया तो तद्भव हो गया। तो हमसे पूछा है देशज शब्द पूछा है। अजब तो अरबी है, फैसला जो है हमारा उर्दू फारसी का है, खिचड़ी हमारा देशज शब्द है। ठीक है, जैसे लोटा, खिचड़ी, देशज शब्द। मोर क्या है, हिंदी का शब्द है जो तत्सम रूप मयूर से बना है। ठीक है। मेंढक का तत्सम पूछा है। मेंढक, मयट, मन 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 मनमथ नहीं, मंडूक। एक क्या है, मंडूक है, अस्थि, एक मंडूक है। ठीक है, तो क्या है, मंडूक मतलब मेंढक, तत्सम। वैसे भी णा वाले शब्द हो गए, या त्रा वाले, श वाले शब्द जो है हमारे किस में आएंगे, तत्सम शब्द माने जाते हैं। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, यहाँ पर र एक और रेफ कर लो, पदेनरा तत्सम शब्द। ठीक है। दोहरा, धनिया, धान, ये सब जो है तद्भव है। दूरवा क्या है, तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव दूब है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो यहाँ पर देखो रेफ लगा है, यहाँ पर जो है रेफ लगा है, यहाँ पर त्र लगा है, तो तत्सम है। पहचान ही यही है। तो 14 जो है चतुर्विशंति का रूप है। ठीक है। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द का इस्तेमाल की चयन कीजिए। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, देखो हमने जो है रूढ़, योग रूढ़, ठीक है, और योगी, ये 3 शब्द पढ़ने चाहिए जो जरूरी हैं। रूढ़ शब्द जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले। योग रूढ़ जो दो अलग अलग जो है कह सकते हैं शब्द से बने हों, लेकिन किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हो, जो बहुव्रीहि समास में आते हैं। यौगिक दो शब्दों के योग से बने शब्द। जैसे यहाँ देखो फल वाला, फल और वाला प्रत्यय लगा है तो यौगिक शब्द कहलाएगा। ठीक है। बुद्धिमान, बुद्धि जमा मान, प्रत्यय लगा है। पन मतलब पानी, घट मतलब घाट से बना शब्द जो है दो शब्द, दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, यौगिक शब्द है। अगर यहाँ पर मान लीजिए ये शब्द दिया हो जाता है यहाँ पर गजानन,
तो यहाँ पर गज जमा आनंद से बना, दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है, लेकिन ये किसी तीसरे की ओर इशारा करता है, गणेश जी की ओर, क्योंकि उनका सिर जो है हाथी जैसा था, है ना, तो गणेश, तो ये योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है, रूढ़ हो जाना है किसी के। लेकिन मत शब्द में आ, मा और ता को अलग कर दें तो व्यंजन बन जाएंगे, कोई अर्थ नहीं देंगे, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। इत्र और इतर बहुत ही फेमस है। इत्र मतलब क्या है? इत्र लगाया, यानी कि सुगंध। ठीक है, अच्छा, और जो है इतर मतलब क्या होता है? दूसरा। इतर मतलब दूसरा। ठीक है, सुगंध और दूसरा। श्रमजीवी में कौन सा समास है? श्रम से जीवी। ठीक है, समास कहें तो 6 समास है हमारे। तत्पुरुष, अव्ययी भाव और अव्ययी भाव, द्विगु। आप में से किसी ने एक ने कमेंट लिखकर बोला था कि मैम राइटिंग गंदी है, बोर्ड पे सही आती है भाई, यहाँ नहीं लिखी जाती है। द्वंद्व और कर्मधारय और छठा है बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये 6 समास है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची, द्वंद्व में योजक चिन्ह का प्रयोग, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का जो है मेल होता है। ठीक है, तत्पुरुष में विग्रह करते हुए कारक विभक्तियां आती हैं। अव्यय भाव में पहला पद जो है अव्यय होता है, और बहुव्रीहि में वही जो योग रूढ़ शब्द हैं, सभी भगवानों के नाम अधिकतर जो किसी के लिए रूढ़ हो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब श्रमजीवी, श्रम से जीवी, कारक की विभक्ति लगी है, तो कारक की विभक्तियां किस समास में आती है? हमारी तत्पुरुष समास में आती हैं, तो क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, प्रत्यंग में समास पूछा है, प्रति जमा अंग, तो क्या बनता है? प्रत्यंग। तो प्रति, यथा, आ, ठीक है, या दिनों दिन, रिपीटेड वर्ड्स किस में आते हैं? हमारे अव्ययी भाव समास में आते हैं। ठीक है, समास का पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, इसके बाद है हमारा शोकाकुल में समास। शोक से आकुल, यानी कि बेचैन, तो क्या आया यहाँ पर? से आया, विभक्ति चिन्ह आया, तो विभक्ति चिन्ह विग्रह करते हुए आए तो कौन सा समास होगा? हमारा तत्पुरुष समास होगा। लाल कमल, विशेषण विशेष्य। ठीक है, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान का अगर जोड़ा मिले तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय। जैसे कमल की क्या विशेषता है? वो लाल है, तो लाल है जो कमल, कौन सा समास? कर्मधारय समास। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए द्विगु समास का सबसे अच्छा विग्रह हो। द्वि से याद रखना है संख्या, और जो है सप्त मतलब 7, तंत्र मतलब तंत्र, तो 7 तंत्रों का समाहार या समूह, यानी कि द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद जो है संख्यावाची, और विग्रह करते हुए किसका प्रयोग होगा? समूह या समाहार का। 7 तंत्र शब्द को ठीक है, लेकिन समास नहीं कहलाएगा जब तक विग्रह करते हुए हम समूह या समाहार का प्रयोग नहीं करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? राम कृष्ण, यहाँ पर राम और कृष्ण दो अलग अलग आइडेंटिटी, तो द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, नीति निपुण, नीति में निपुण, तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह आ गया, अधिकरण कारक का। मतदाता, मत का दाता, संबंध तत्पुरुष आ गया। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह, तो क्या होगा? द्विगु समास हो गया। ए रमेश, यहाँ कारक बताना है भाई। कारक हमारे होते हैं 8, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए पदान से, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ए रमेश, क्या किया जा रहा है? संबोधित किया जा रहा है, रमेश को पुकारा जा रहा है कि रमेश आ जाओ, तो कौन सा होगा? संबोधन कारक। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ये, ने या फिर कई बार नहीं। करण का से या के द्वारा, अधिकरण का में पर, क्या होगा? में और पर। अगला है यहाँ पर कि दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए। यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो रा रे री, का के की किस में आते हैं? हमारे संबंध कारक में। ठीक है, किस में आएंगे? संबंध कारक में।
अधिकरण में क्या होगा, में पर, संप्रदान में देने का भाव, जैसे भिखारी को दान दो, ठीक है, भिखारी को कपड़े दो, ठीक है। करण कारक में साधन की तरह, के द्वारा, जैसे वह पेंसिल से लिखता है, वह चश्मे से देखता है, इत्यादि। अगला है, उसने यह चित्र पेंसिल से ही बना दिया। तो पेंसिल से, पेंसिल क्या है, साधन, किस चीज का, चित्र बनाने का। तो कौन सा कारक, करण कारक। अपादान कारक में अलग होने का भाव या तुलना का भाव, जैसे मोहन रमेश से छोटा है, तुलना। या फिर अलग होने का, पेड़ से पत्ता गिरा। अधिकरण में पर, संबंध में का, के की, रा रे रे। वह पत्र लिख रही है, यहाँ पर कई बार विभक्ति चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वह पत्र को लिख रही है, कर्ता ने कर्म को, से नहीं है, पत्र पेंसिल से लिख रही है तो करण होता, उसने पत्र लिखा तो कर्ता कारक हो जाता, देने का भाव होता है, वह पत्र लिख कर दे रही है तो क्या हो जाता हमारा, संप्रदान। कानों सुनी बात सच्ची नहीं है, यानी कि कानों से सुनी बात, तो कान क्या है, साधन है, किस लिए, बात सुनने का। तो जब साधन की बात हो तो करण कारक, ठीक है, क्या होगा, करण कारक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। विराम चिन्हों का प्रयोग किस लिए होता है, लिखित भाषा में स्पष्टता लाने के लिए। बोलते हुए तो हम जगह जगह रुक जाते हैं, भाषा में स्पष्टता आ जाती है, लेकिन भाषा को जब लिखने की बात हो तो कैसे भाव बताएं, उसके लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे सुख दुख उतार चढ़ाव, सारा तो एक युग्म नहीं हो सकता, शब्द युग्म दो दो जोड़े के बनते हैं, सुख और दुख एक हो गया, उतार चढ़ाव एक हो गया, जो योजक शब्दों से जुड़े हों शब्द युग्म। तो यहाँ पर सबसे पहली गलती तो इसमें हो गई। यहाँ पर जो है ठीक दिख रहा है, सुख दुख एक शब्द युग्म, उतार चढ़ाव एक शब्द युग्म, तो जीवन में आते रहते हैं, तो यहाँ हमारा डी विकल्प ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जो है सुख दुख उतार चढ़ाव, जैसे दिन रात है, युग्म है या नहीं, जोड़ा है ना। तो इसी तरह सुख और दुख एक जोड़ा है शब्दों का, जो हम योजक चिन्हों से बताते हैं। उतार चढ़ाव भी एक जोड़ा है शब्दों का, जो हम नॉर्मल जो है योजक चिन्ह से बताते हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। अरे वाह, क्या है, विस्मय का भाव है, तो हमारा विस्मय आदिबोधक चिन्ह आना चाहिए, जो किसमें लगा है, पहले वे में लगा है, बाकी किसमें नहीं लगा। ठीक है, तो बाकी तो वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, क्योंकि विस्मय सूचक शब्दों के साथ क्या होगा, विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो अरे वाह, यह सुंदर चित्र किसने बनाया है, पूछ लिया, तो विस्मय जो है ये वाक्य हमारा ठीक है। अगर ये होता वाह कितना सुंदर फूल है, यहाँ हम किसी से पूछ नहीं रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह ना आता, हम बता रहे हैं। ठीक है, हैरानी के भाव से। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। अब संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, या फिर अर्थ के आधार पर निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेत, संदेह, है ना, या फिर जो है हमारे जो है 8 प्रकार के भेद हम बताते, ठीक है, अर्थ के आधार पर। यहाँ पर हमसे संयुक्त वाक्य पूछा है, जो रचना के आधार पर वाक्य का एक भेद है, जिसमें 3 भेद माने जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। ये 3 भेद माने जाते हैं रचना के आधार पर वाक्य के, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में मुख्य क्रिया एक, कर्ता कई हो सकते हैं, लेकिन सब मिलकर एक ही काम कर रहे थे। जैसे रोहन और मोहन स्कूल जा रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। स्कूल के इस क्षेत्र के सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो कितने भी लोग हों, अगर वो एक ही काम कर रहे हैं स्कूल जाने का, तो सरल वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों से या समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है। ठीक है, जिसमें जैसे, जो, वो, जो संबंधवाचक सर्वनाम में वाक्य आते हैं ना, वो हमारे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपसे मिलने पर ढेर सारी बातें बताऊंगा, सरल वाक्य। मिलूंगा आपसे और ढेर सारी बातें बताऊंगा, कोई कहीं पर योजक शब्द का प्रयोग नहीं है, जो, जैसे, जिसे का प्रयोग नहीं है। मैं आपसे मिलूंगा और ढेर सारी बातें बताऊंगा, यहाँ पे तो 2 वाक्य हैं, एक तो मैं आपसे मिलूंगा एक वाक्य, ढेर सारी बातें बताऊंगा दूसरा वाक्य। किससे जुड़े हैं, और से, तो ये वाक्य क्या कहलाएंगे, हमारे संयुक्त वाक्य। क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य। जब मैं आपसे मिलूंगा तब ढेर सारी बातें बताऊंगा, कंडीशन आ गई, जब मिलूंगा तब क्या करूंगा, सुनने की इच्छा है, तो ये मिश्र वाक्य। मैं आपसे मिलूंगा परंतु ढेर सारी बातें नहीं बताऊंगा, यहाँ पर है तो ये संयुक्त वाक्य, लेकिन इसकी जो है ना वाक्य का जो कह सकते हैं एक जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं कर पा रहा।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको हम गलत करके किसे मानेंगे सही संयुक्त वाक्य, बी को मानेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। जब वह दिल्ली जाकर काम करने लगा है। वह दिल्ली गया और काम करने लगा, दो वाक्य हैं और से जुड़े हैं तो संयुक्त हो गया। जैसे ही वह दिल्ली पहुंचा वैसे ही काम करने लगा, जैसे ही वह दिल्ली पहुंचा तो क्या, वह काम करने लगा, तो ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जब वह दिल्ली पहुंचा और काम करने लगा, मिश्र वाक्य। लेकिन यहाँ पर क्या है, वह दिल्ली जाकर काम करने लगा, एक मुख्य क्रिया कि वह दिल्ली जाकर पूर्वकालिक क्रिया है जिसका काल नहीं दिया हुआ है, मुख्य क्रिया क्या है, काम करने लगा है, तो ये वाक्य क्या होगा, सरल वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सरल वाक्य। अगला है प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। मिश्र में क्या होगा, जैसे, वैसे, जो, वो इत्यादि शब्द लगे होंगे। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, सरल वाक्य। ठीक है, यहाँ पर एक ही मुख्य क्रिया है, घंटी बज चुकी थी। पहले वाले पहुंचने से पहले में काल नहीं पता चलता। मैं विद्यालय पहुंचा परंतु घंटी बज चुकी थी, दो जो है सरल वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े हैं तो संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा घंटी बज चुकी थी, तो जैसे ही आने से क्या हो गया, ये मिश्र वाक्य बन गया। क्या बन गया, मिश्र वाक्य। मैं विद्यालय पहुंचा और घंटी बज चुकी थी, संयुक्त वाक्य। तो जैसे वाले वाक्य हमारे क्या होंगे, मिश्र वाक्य। निम्नलिखित वाक्य में उसका प्रथम अंश एक संख्या के रूप में दिया गया है, व्यवस्थित विकल्प चुने। अब आ गया हमारा क्रम बताना। ठीक है, ये सारे प्रश्न किसी भी तरीके के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखना है। बिना राष्ट्रभाषा के ठीक है, कोई भी राष्ट्रव्यापी राजनीति करना असंभव है। वाह वाह बिना राष्ट्रभाषा के कोई भी राष्ट्रव्यापी राजनीति करना असंभव है। सी विकल्प सीधा सीधा बन रहा है, एक बार में जुड़ गया। ठीक है, अंत में क्या आना चाहिए, क्रिया आनी चाहिए। क्रिया हमारी ग विकल्प में है और ग जो है यहाँ पर अंत में दिखा रहा है। ठीक है, तो सीधा सरल तरीका है ढूंढने का। निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन करें। यह देशी घी की शुद्ध दुकान है। दुकान शुद्ध है, विशेषण किसके आगे लगा है, दुकान के आगे, तो क्या है यहाँ पर, वाक्य शुद्ध नहीं है। अगला है शुद्ध घी की यह देशी दुकान है। शुद्ध देशी दुकान का विशेषण देशी कैसे हो सकता है, पुरानी हो सकता है, नई हो सकता है, प्राचीन हो सकता है, लेकिन देशी नहीं हो सकता। यह शुद्ध देशी घी की दुकान है, तो यहाँ समझ आ रहा है कि यह शुद्ध देसी घी की दुकान है। यह घी की शुद्ध देशी दुकान है, नहीं, घी के ही दोनों विशेषण बन रहे हैं कि यह शुद्ध और देसी घी की दुकान है। हालांकि देशी लिखा है, देसी और जो है आम भाषा में देसी इस्तेमाल करते हैं, बाकी देशी भी ठीक है। ठीक है, यह शुद्ध देशी घी की दुकान है। निम्न में वर्तनी मतलब स्पेलिंग की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, निरपेक्ष, 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 निरपेक्ष। देखो पुराने समय में क्ष का उच्चारण छ की तरह कर देते थे, जैसे यज्ञ, तो खैर यज्ञ को तो यज्ञ ही बोलते हैं। ठीक है, ज्या ही बोलते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि ये ज और या के मेल से बना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारा, यज्ञ बोला है। ठीक है, यहाँ पर जो है निरपेक्ष बोला है, तो निरपेक्ष ना होकर क्या होता है, निरपेक्ष। क्या होता है, निरपेक्ष। क्या बोला जाता है, निरपेक्ष। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध पूछा है। ठीक है, शुद्ध वाक्य पूछा है हमसे, तो शुद्ध वाक्य में हमें क्या देखना होगा यहाँ पर, सॉरी मैं ना यहाँ पर एक बार पढ़ाते पढ़ाते होगी ज्या और या के मेल से, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, तभी रुक गई। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शीघ्र चलो कि ट्रेन छूट जाएगी, आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी, जहां मनुष्य विवश है उसी प्रकार असमर्थ भी है, बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है। देखो शीघ्र चलो कि ट्रेन छूट जाएगी, शीघ्र चलो कि ट्रेन छूट जाएगी कि वरना ट्रेन छूट जाएगी, कंडीशन देनी है ना। शीघ्र चलो चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, तो वाक्य अशुद्ध है, की का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी, समझ आ रहा है। जहां मनुष्य विवश है, विवश मतलब बेवश, असमर्थ है, उसी प्रकार असमर्थ भी, एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है, तो वाक्य गलत। बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है।
ठीक है, बूढ़े जवान सभी प्रसन्न है, सब। ठीक है, क्या बूढ़े क्या जवान सब प्रसन्न है, या तो ये होता तो ये वाक्य भी गलत है, वाक्य जो शब्दों के प्रयोग से। तो सही वाक्य क्या है, आपने अच्छा किया मुझे सूचना दे दी। दिए गए वाक्य का वाच्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वाच्य क्या है, क्रिया बताता है कि क्रिया किसके अनुसार हो रही है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या वाच्य के अनुसार। कर्ता के अनुसार हम सामान्य जब क्रिया जो है कर्ता के अनुसार लगे, जैसे मोहन घर जाता है, मोहन पुल्लिंग शब्द, क्रिया उसके अनुसार लगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं मोहन द्वारा जाया जाता है, तो अब क्रिया जाने के लिए लगी है। ठीक है, अच्छा, मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्रिया जो है मोहन के लिए लगी, लेकिन मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, क्रिया मोहन के लिए नहीं होकर पुस्तक के लिए, जो कि वाक्य का कर्म है। ठीक है, मोहन से पढ़ा ही नहीं जाता तो भाव है। ठीक है, या तो है वाच्य, तीन भेद होते हैं वाच्य के, एक तो कर्तरी जब कर्ता के अनुसार हो क्रिया, भाव के अनुसार हो, कर्म के अनुसार, अन्य वाच्य कोई नहीं होता तो गलत है। उससे खाना नहीं बनाया जाता, जब हमारे भाव की बातों नहीं किया जाता, नहीं बनाया जाता, तो इसमें क्या होगा, भाववाच्य जो है आएगा। भाववाच्य में अधिकतर जो है ना हमारे अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा कर्मवाच्य होना चाहिए। ठीक है, चाहे नहीं भी है, खाना क्या है, कर्म है, भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रियाएं होंगी, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे उससे हंसा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, अकर्मक क्रियाएं बताई थी ना, हंसना, चलना, दौड़ना। उससे खाना नहीं बनाया जाता, क्या नहीं बनाया जाता, किसके लिए क्रिया है, कर्म के लिए क्रिया है, तो कर्मवाच्य है। ठीक है, ध्यान रखना। दिए गए वाक्य का वाच्य ज्ञात कीजिए। राम ने पुस्तक पढ़ी, तो राम करता है, लेकिन राम पुस्तक पढ़ता है, अगर राम के लिए क्रिया होती तो पुल्लिंग होती, लेकिन यहाँ पर पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द और पढ़ी भी स्त्रीलिंग क्रिया है, तो क्या होगा, ये कर्मवाच्य, वाक्य का कर्म है तो कर्मवाच्य। नेहरू जी ने अपने देश के लिए समस्त सुख सुविधाएं त्याग दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्रिया जो किसके लिए लगी है, नेहरू जी ने अपने देश के लिए समस्त सुख सुविधाएं त्याग दी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, क्या त्याग दी, सुख सुविधाएं, है ना। अब क्रिया किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है, तो कैसा वाक्य होगा, कर्मवाच्य होगा। निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या है, कि कार्य चल रहा होता है। काल तीन तरीके के मुख्य है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल प्रेजेंट में है, जब क्रिया वर्तमान में हो रही है, भूतकाल बीत चुका, और जो है भविष्यत काल जो होने। तो वर्तमान काल की क्या पहचान है, कार्य चल रहा होता है, कार्य होना होता है, कार्य हो चुका होता है, कार्य होने की संभावना है, तो कार्य चल रहा होता है, हमें बताना है। ठीक है, अगला है यहाँ पर प्रश्न कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। नेताजी ने भाषण दिया था, भूतकाल की बात है, था लगाए, और कौन सा दे चुके हैं, तो पूर्ण भूतकाल। ठीक है, कौन सा होगा, पूर्ण भूतकाल। सोनू खाना खा रहा है, प्रेजेंट में खा रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान, जिसे आप इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द याद कीजिए। लिंग सिर्फ प्राणियों के नहीं होते, वस्तुओं के भी होते हैं लिंग। हम क्रिया का प्रयोग उनके लिंग के अनुसार करते हैं, जैसे प्राण निकल गए। ठीक है, क्या है, प्राण पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चीनी खा ली, स्त्रीलिंग शब्द है, क्रिया जो है स्त्रीलिंग है, पहचान करते हैं। गिरगिट बैठा है, पुल्लिंग शब्द, घी खाया, पुल्लिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग की क्रिया, ई प्रत्यय वाले अधिकतर जो है हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ऐसे भी पहचान कर सकते हैं, जैसे नदी, चीनी इत्यादि, क्या होगा हमारा स्त्रीलिंग शब्द। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, अकारांत शब्द जो है हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, अच्छा, आदत, आग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी है, जैसे आलस्य, या है, यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है। आग लग गई, क्या है, क्रिया स्त्रीलिंग की। आदत पड़ गई, क्रिया स्त्रीलिंग की। आय मिल गई, क्रिया स्त्रीलिंग की, लेकिन आलस्य आ रहा है। ठीक है, क्या होगा हमारा पुल्लिंग शब्द। अगला है, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द याद कीजिए। पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा हो रही है तो स्त्रीलिंग। भीड़ जमा हो गई, स्त्रीलिंग। भालू आया तो पुल्लिंग शब्द। दाल बन गई तो स्त्रीलिंग। ठीक है, तो क्या है, भालू हमारा पुल्लिंग शब्द। दिए गए शब्द का वचन ज्ञात कीजिए। हिंदी में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन संस्कृत में होता है, ऐसे ही
हिंदी में लिंग भी दो हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं। आपसे पूछा जाए हिंदी में कितने लिंग है तो वचन कितने हैं? दो। ठीक है, एक वचन के बाद सीधा बहुवचन, स्त्रीलिंग के बाद सीधा पुल्लिंग होता है। ठीक है, हड्डी का वचन बताना है। हड्डी एक वचन, बहुवचन क्या होगा? हड्डियां। सदा एक वचन कौन से रहते हैं? जो हमेशा, जैसे हम कह सकते हैं फूल, एक एक फूल खिला है, फूल खिले हैं। ठीक है, तो जो है एक वचन में ही रहने वाले शब्द है, क्रिया से पता चलता है। ठीक है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वहां सब प्रकार की डैश उपलब्ध है। यहाँ पर सही वर्तनी होनी चाहिए, जैसे वस्तुओं, वस्तुएं। वस्तु से पुल्लिंग जो है बहुवचन कैसे बनेगा? वस्तुएं। कैसे बनेगा? वस्तुएं, ए लगाकर। ठीक है, तो क्या होगा? वस्तुएं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो? तो 343 से लेकर 351 तक हमारी हिंदी भाषा से संबंधित जो है संविधान में निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 343 अनुच्छेद हमें क्या बताता है कि संविधान की राजभाषा हिंदी हो और लिपि देवनागरी हो। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की सार्थक इकाई माने जाते हैं? लिपि तो भाषा को लिखने का तरीका है, ढंग है या चिन्ह है। वाक्य जो है किसी बात पूर्ण विचार को बताते हैं। वाक्य संरचना तो एक तरीका है। तो शब्द जो है भाषा की सार्थक इकाई माने जाते हैं, पहली जो अर्थपूर्ण होती है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जूतियां चटकाते फिरना, यानी कि इधर उधर घूम रहा है, मारा मारा फिर रहा है। ठीक है, जूतियां चटकाते फिरना, बहुत सुंदर होना बिल्कुल नहीं, बेकार की बातें करना नहीं। कदम पर कदम रखना, मुहावरे का अर्थ कदम पर कदम रखना, जैसे नेताजी के कदम पे कदम रख के हम आगे बढ़े हैं, यानी कि उनका अनुसरण कर रहे हैं, यानी कि किसी के पद चिन्हों पर चलना। चौकस रहना, निगरानी रखना, घमंड होना, इसके अर्थ नहीं है। खरा खेल फर्रुखाबादी, मुहावरे का अर्थ पूछा है कि बुद्धि का लोहा मानना नहीं, कोई सहारा मिलने पर अकड़ना नहीं, बुरी लगने वाली बात को निष्कपट व्यवहार। खरा खेल खेल रहे हैं, यानी कि जिसमें कोई भी निष्कपट यानी कि चालाकी नहीं है। फर्रुखाबाद से संबंध उपलब्ध बनी ये जो है मुहावरा है, कह सकते हैं। गाल बजाना, मुहावरे का अर्थ पूछा है। तो गाल बजाने का अर्थ होता है बहुत अधिक बोलना। क्या अर्थ होता है? बहुत अधिक बोलना। अगर दांत काटी रोटी तो घना संबंध है। डर जाना तो क्या होगा? भीगी बिल्ली बनना, है ना। कुछ असर ना होना, चिकना घड़ा कह देते हैं, है ना। निम्नलिखित में से मुहावरा जीती मक्खी निगलना का अर्थ क्या होता है? जानबूझकर अन्याय सहना। क्या होता है? बहुत कंजूस होना नहीं। इसमें क्या होता है? मक्खी, इसके लिए भी मक्खी से संबंधित मुहावरा है। मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अच्छा, व्यवधान डालना, अड़चन डालना, टांग अड़ाना कहना, है ना, कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ ऊपर से प्रेम दिखाना, प्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाते रहना? जैसे होता है ना, मुंह में राम बगल में छुरी बोल देते हैं, है ना। या फिर हम कहते हैं कैसे, क्या बोलते हैं इन लोगों को, मीठी छुरी बोल देते हैं, है ना, ऐसे लोगों को। तो जड़ काटते जाना, पानी देते रहना, दिखा रहे हैं कि जो है जड़ भी काट रहे हैं और ऊपर से दिखावे के लिए पानी दे रहे हैं। जीभ जली और स्वाद कुछ ना आया नहीं, जान मारे बनिया पहचान मारे चोर। इसका अर्थ क्या होता है कि बनिया जो है अपने ही सगे संबंधियों को लूटता है। ठीक है, जिनसे जान पहचान होती है। ठीक है, जान पहचान होती है, उनको लूटता है क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकते। और पहचान मारे चोर, चोर से पहचान क्या करती है? चोरी करने का भेद चोर को दे देती है। ना जहाँ ना जाए रवि वहां जाए कवि, यानी कि कवि की सोच, कल्पना शक्ति कहीं भी जा सकती है। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। भाई एक तरफ तो गुड़ खा रहा है और दूसरी तरफ मीठी वस्तु को मना कर रहा है, इसका मतलब क्या है? झूठा ढोंग क्यों कर रहा है भाई? गुड़ तो खा रहा है, लेकिन जब हम मीठी वस्तु दे रहे हैं तो परहेज है, मुझे नहीं खाना, मुझे मना किया है डॉक्टर ने, ऐसे बोल रहा है। तो इसका मतलब गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, यानी कि झूठा ढोंग रचना। ठीक है, बुरे कर्मों का फल अच्छा नहीं हो सकता, इस आशय के अर्थ में। कैसे? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, यानी कि अगर बबूल का पेड़ बो रहा है तो कांटे ही मिलेंगे ना, फल की इच्छा कैसे रखोगे भैया?
यानी कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। माया को माया में लेकर कर लंबे हाथ, यानी कि जो जो चाहता है, जिसे ढूंढता है उसे वही मिलता है। दुनिया जैसी है, जो जैसी देखना चाहता है वैसे ही मिलते हैं। दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि क्या हो जाता है, निर्णय साफ हो जाना, है ना। लेना एक न देना दो, मतलब किसी से कोई मतलब न रखना। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अंधा है लेकिन फिर भी रेवड़ी किस किस को दे रहा, अपनों को, यानी कि क्या अर्थ है कि न्याय रहित आदमी अपने लोगों को ही लाभ पहुंचाता है। अंधा है ना, न्याय की बात नहीं कर सकता और अपनों को ही रेवड़ी दिए जा रहा है, यानी कि न्याय रहित आदमी अपने लोगों को ही लाभ पहुंचाता है। झगड़ा एक ओर से नहीं होता, ताली एक हाथ से नहीं बजती, कह सकते हैं। सुख क्षणिक होता है। बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना, ठीक है, वो ऊँट के मुंह में जीरा, कह सकते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। निंदा मतलब बुराई। निंदक नेड़े राखिए जामे कुटुंब समाए, है ना। तो निंदा मतलब क्या होता है हमारा, बुराई। इसका विपरीत क्या है, प्रशंसा। क्या होता है, प्रशंसा। घृणा प्रेम का, अनिंदा तो नहीं है, विनिंदा नहीं, विशेष निंदा कह सकते हैं, पर यहाँ जो सबसे सटीक है प्रशंसा का, निंदा। हमें लोगों के गुण देखने चाहिए। रेखांकित शब्द का उचित विलोम बताना है। गुण का विलोम हमेशा अवगुण लगाएं। क्या लगाएं, अवगुण। अगुण मतलब गुण ही ना हो। दोष भी इसका विलोम है, लेकिन दोष जो है इसका पहला विलोम नहीं माना जाता। दोष जो है सद्गुण का विलोम हो सकता है, पूर्णता का विलोम हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर अवगुण ना दिया होता तो मैं क्या चुनती, दोष चुनती, लेकिन अवगुण दिया है तो इसलिए मैं दोष को नहीं चुनूंगी। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। धरती का पर्यायवाची देवी। विपुला मतलब विशाल। लोचन मतलब आंख। अचल, अचल मतलब क्या होता है, धरती से अचल होते हैं पहाड़ और अचला होती है धरती, ठीक है। धरती का पर्यायवाची अचला। पर्यायवाची शब्द अनिल। अनिल मतलब होता है हवा। अनल मतलब आग। पावक मतलब आग। अनिक मतलब सेना। तो पवन इसका पर्यायवाची हो गया। जो इंद्रियों से ना जाना जा सके उसे क्या कहेंगे, वाक्यांश। इंद्रिय जन्य, जो इंद्रियों से जन्मा हो। से इंद्रिय, इंद्रियों के साथ। लब्ध इंद्रिय, इंद्रियों से पाया, लब्ध लगा है। अति इंद्रिय यानी कि इंद्रियों से परे, जिसे इंद्रियों से जाना ना जा सके। ना करने योग्य को क्या बोलेंगे, अकरणीय कर्तव्य। कर्तव्य तो जो हमारी करने योग्य काम हो, है ना, जो हमारे ऊपर हमारे दायित्व हो, उन्हें कहते हैं। अनुसरणीय, अनुसरण करने योग्य। अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य, दोनों का अर्थ एक ही है। अकरणीय, जिसे करना जा करने जो करने योग्य ना हो। करणीय, जो करने योग्य हो। मोक्ष की इच्छा। जिगीषा मतलब क्या कह सकते हैं, जीने की इच्छा, ठीक है। जिगीषा जीने की इच्छा। बुभुक्षा, भूख लगने की इच्छा, यानी कि खाने की इच्छा, भूख की इच्छा नहीं, खाने की इच्छा। मुमूर्षा का अर्थ क्या होता है, मरने की इच्छा हो किसी की, ठीक है। मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा, ठीक है, को क्या बोलते हैं, मुमुक्षा। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना। क्या अर्थ है, विग्रह तो तोड़ना, जैसे हम समास विग्रह करते हैं, संधि विग्रह करते हैं। विखंडन मतलब खंडन, विखंडन मतलब तोड़ना। विश्लेषण करना मतलब विशेष जो है किसी चीज का जो है अनुसंधान करना, किसी चीज को जांचना परखना। संश्लेषण मतलब इकट्ठा कर देना, ठीक है। संश्लेषित प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण, है ना, फोटोसिंथेसिस, जब एक जगह इकट्ठा होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। पक्ष बताना वाक्य के, ठीक है। प्रगति द्योतक, सातव्य द्योतक यानी कि जब काम चालू हो, वाक्य का पक्ष। पूर्णता द्योतक, काम पूरा हो चुका हो, ठीक है। आरंभ द्योतक, काम शुरू हुआ हो। प्रगति द्योतक, काम चल रहा है, उसकी जो है बताई जा रही है। अब रोहन ने पढ़ाई जोरों से शुरू की है, यानी कि आरंभ द्योतक, अभी शुरू किया, आरंभ की बात हो रही है। पंछी कितना सुंदर चहचहा रहे हैं, आरंभ द्योतक नहीं है, अब लगा होता तो। पूर्णता द्योतक, चहचहा चुके हैं। प्रगति द्योतक, चहचहाना शुरू कर रहे हैं, चहचहाते जाएंगे, बढ़ते जा रहे हैं, तो। लेकिन सातव्य बोधक जो है क्या होगा कि जो काम को क्या कर रहे हैं, चालू रहने की क्रिया हो, तो क्या होगा हमारा सातव्य बोधक।
सदैव सच बोलो, तुम अपने घर जाओ। ये कैसे वाक्य है? क्या दिया जा रहा है यहाँ पर? आज्ञा दी जा रही है अर्थ के आधार पर। तो संदेह होता तो संदेह शायद होता, संकेत होता तो यदि लगा होता, संभावना होती तो संभावना होता। तो यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, सदैव सच बोलो और अपने घर जाओ। दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक ना एक दिन डैश का फल जरूर मिलता है। किसका फल मिलता है भाई? परिश्रम का, चिंता का, दुख का, दुविधा का। परिश्रम का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। दुविधा मतलब डिलेमा। तुम डैश रहते हो, सही रिक्त स्थान, वहीं रहते हो, प्रश्न सूचक लिखा है, लगा है तो कहाँ भी होगा, है ना, इजी है। संसार में सभी तरह के डैश रहते हैं। पथ रंक, रंक मतलब तो गरीब, पथ मतलब बिल्कुल नहीं। अब प्राणी और लोग, प्राणी के अर्थ में नहीं लिया जाना। संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, तरह तरह के प्राणी हैं तो होता, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जा रही है, स्वभाव की बात की जा रही है कि संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग स्वभावों के लोग रहते हैं। डैश जीवन बिताना अच्छा रहता है। समस्या समान सादा अच्छा, तो क्या हो? सादा जीवन बिताना, सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, तो ये सबसे सही बात मानी जाती है। तो ये थे आज के आपके पूरे 100 प्रश्न। ठीक है, उम्मीद की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, स्प्रेड कीजिए थोड़ा सा, ताकि जो है अच्छा कंटेंट सभी को मिल सके। थैंक यू।